हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम पूजा। आप देख रहे हैं परचम क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 मार्च के करेंट अफेयर्स। तो आज के सेशन में आपको कई नए टर्म्स के बारे में जानकारी मिलेगी। आई होप आप लोग सेशन एंजॉय करेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको हेडलाइंस मिलेंगी जिससे आप आसानी से नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है ना। आपकी जो हेडलाइंस होती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है, जिससे दोनों माध्यम के विद्यार्थियों को कोई भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे बच्चे कमेंट करते हैं कि हिंदी में एक्सप्लेन करूँ, तो बेटा मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करती हूँ। और जो PDF होती है, अगर आप हमारे परचम के एप्लीकेशन पर विजिट करेंगे प्ले स्टोर में जाके, तो जो PDF होती है ना करेंट अफेयर्स की, वो आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में आपको अवेलेबल होती है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो आप करेंट अफेयर्स की PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी आपको करेंट अफेयर्स की जो PDF है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। क्लियर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं 16 मार्च के करेंट अफेयर्स। वीडियो के लास्ट में एक होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 16 मार्च के इम्पॉर्टेंट डे के बारे में। ये दिन वाकई में इम्पॉर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 16 मार्च को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे। अभी रिसेंटली हमने कोविड-19 के वैक्सीनेशन लिए थे, राइट। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। रीज़न क्या है कि 16 मार्च को 1995 में पहली डोज ओरल पोलियो वैक्सीन की हमारे देश में दी गई थी। ठीक है ना। ऑन March 16, 1995 द फर्स्ट ओरल पोलियो वैक्सीन डोज वॉज स्टार्टेड इन द कंट्री। इसलिए हम नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाते हैं। और 1995 से ही पल्स पोलियो प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। आप बोलते हैं ना पल्स पोलियो अभियान या प्रोग्राम, 2 बूंद जिंदगी के, उसकी शुरुआत भी 1995 में की गई थी। ठीक है। लास्ट जो केस भारत में मिला था वो 2011 में रिपोर्ट किया गया था। 2011 में लास्ट वाइल्ड पोलियो का केस भारत में रिपोर्ट किया गया था। उसके बाद भारत में कोई और केस जो है वो पोलियो के नहीं मिले। इसलिए WHO ने 2014 में भारत को पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर किया था। तो पोलियो मुक्त भारत कब डिक्लेयर हुआ? 2014 में। किसने डिक्लेयर किया? बाय द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और 2014 में ही भारत में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत बच्चों को और प्रेग्नेंट वीमेन को वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेट्स के बारे में आपको बताया है, वो आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, नेशनल वैक्सीनेशन डे। चलिए अब बात करते हैं एक रिपोर्ट के बारे में, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है वो हर साल पब्लिश की जाती है, और इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का काम IQ एयर करता है। IQ एयर बेसिकली एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर के द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली भारत की जो हवा है, भारत की जो एयर है, उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। और भारत की रैंकिंग जो है वो 8th नंबर पे है। 8वें नंबर पे IQ एयर वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग आती है। ठीक है। इंडिया 8th इन द वर्स्ट एयर क्वालिटी। एंड लाहौर जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है इन सब कॉन्टिनेंट। तो उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो इस पूरे में लाहौर जो है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है। अब WHO क्या कहता है? तो यहाँ पे WHO कहता है कि कोई भी कंट्री है या कोई भी सिटी है, वहाँ पर जो PM 2.5 मतलब जो पर्टिकुलेटेड मैटर होते हैं 2.5, वो 5 UG पर मीटर क्यूब होने चाहिए। लेकिन भारत में जो है PM 2.5 का लेवल कितना है? 53.5 है, जो कि 10 टाइम्स ज़्यादा है। इसलिए बोला जा रहा है कि भारत की जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है और भारत की रैंकिंग 8वें नंबर पर है। ठीक है। अगर हम बात करें भारत में भी, राजस्थान की जो सिटी है भिवाड़ी जो सिटी है वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है इंडिया की, जिसका PM 2.5 का लेवल कितना है? 92.7 है। आप समझ सकते हैं कि वहाँ की एयर में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है। ठीक है। केवल और केवल 6 ऐसी कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनडा, आइसलैंड एंड न्यूजीलैंड, जो कि WHO की सेफ लिमिट को, मतलब 5 वाली लिमिट को क्वालिफाई कर रहा है, सेफर लिमिट में है। बाकी सारे जो देश है वो WHO की सेफर लिमिट से बाहर है। और भारत का आपने PM 2.5 का लेवल देख लिया, 53.3 है।
तो भारत की रैंकिंग आपको पता चल गई, भारत 8वें नंबर पे है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे कौन कौन से देश हैं। फर्स्ट नंबर पे है चाड या चैड, दूसरे नंबर पे है इराक, थर्ड नंबर पे आप देखेंगे पाकिस्तान है, और भारत की रैंकिंग जो है वो 8वें नंबर पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और भारत में जो PM 2.5 का लेवल है वो आप देख सकते हैं 53.3 है, वहीं चार्ट में जो है वो 89.7 है। अगर हम केवल सिटीज़ के बारे में बात करें सेंट्रल एंड साउथ एशिया के रीजन में अगर बात करते हैं, तो सेंट्रल एंड साउथ एशिया के रीजन में जो इंडिया और पाकिस्तान है, दोनों जो शहर हैं, दोनों जो देश हैं, वहाँ की एयर क्वालिटी जो है वो वर्स्ट है, सबसे ख़राब है। आप यहाँ टॉप 10 सिटीज़ के बारे में देखेंगे जो कि सेंट्रल एंड साउथ एशियन नेशन में आती हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि टॉप 10 में 6 जो सिटीज़ हैं वो भारत की हैं। फर्स्ट नंबर पे लाहौर पाकिस्तान, फिर आपने देखा यहाँ पे भिवाड़ी राजस्थान इंडिया, फिर थर्ड नंबर पे आप देखेंगे दिल्ली, फिर आप देखेंगे पाकिस्तान, फिर इंडिया 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 है ना। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो सिटीज़ हैं उनमें एयर क्वालिटी कितना ख़राब है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के बारे में। अब बहुत सा बच्चा ऐसा होता है जिनको कन्फ्यूज़न होता है कि ये बुकर प्राइज़ एंड इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ क्या है, दोनों में क्या अंतर है। तो पहले मैं एक काम करती हूँ, आपको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ और बुकर प्राइज़ में क्या डिफरेंस है पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद हम इस न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखिएगा इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है इसे मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ के नाम से जाना जाता था। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। 2005 से 2015 के बीच में ये अवार्ड हर 2 साल में दिया जाता था, हर 2 साल में ये अवार्ड दिया जाता था। ठीक है ना, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज या कोई भी दूसरी भाषा की नोवेल या उपन्यास जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो, उस बुक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया जाता था हर 2 साल में। ठीक है ना, कोई भी वर्क जो इंग्लिश में पब्लिश होता है ट्रांसलेट होने के बाद, तो उस किताब को जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया जाता था। 2016 से ये जो मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ है या इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है, उसको हर साल दिया जाने लगा जो भी बुक इंग्लिश में ट्रांसलेट की जाती थी। और 2019 से यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी वगैरह के कलेक्शंस को भी इंक्लूड किया गया, और यहाँ पर देखेंगे 2019 में मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ का नाम चेंज करके इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ कर दिया। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि जो मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ है वही आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है, मतलब गंगाधरी शक्तिमान है। क्लियर है, 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये बात भी आपको क्लियर है। अब बुकर प्राइज़ क्या होता है, तो बुकर प्राइज़ की शुरुआत 1969 में हुई थी जब इसरो का फॉर्मेशन हुआ था, और आज तो रॉकेट बॉय 2 भी आ रही है, राइट। सो बुकर प्राइज़ की शुरुआत 1969 में की गई थी। तो ऐसी कोई बेस्ट नॉवल जो कि इंग्लिश में लिखी गई हो और यूके में पब्लिश की जाती हो, उसे बेसिकली बुकर प्राइज़ दिया जाता है। अंटिल 2014 ओनली नोबल रिटन बाय द कॉमनवेल्थ, जितने कॉमनवेल्थ नेशन है उनके द्वारा अगर नोबल लिखी गई है इंग्लिश लैंग्वेज में तो उन्हें बुकर प्राइज़ दिया जाता था। उसके बाद फिर इसका एरिया थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पे आपको अंतर ये समझना है कि बुकर प्राइज़ जो है वो इंग्लिश नोबल के लिए दिया जाता है, जबकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ ऐसी कोई फॉरेन लैंग्वेज की बुक जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो उन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया जाता है। द बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया। International Booker Prize is given to an author for their work written in an international language, then translated into English. Meanwhile, Booker Prize is awarded to a book or novel written in English. तो ये बेसिक डिफरेंस है, एक की शुरुआत 1969 में हो रही है और दूसरे की शुरुआत 2005 में हो रही है। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के बारे में। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए भारत की एक बुक जिसे शॉर्टलिस्ट किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, आपको उस बुक के बारे में पता होना चाहिए। और पहली बार कोई तमिल बुक जो है उसे शॉर्टलिस्ट किया गया है, नॉमिनेट किया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट और अच्छी बात है। ठीक है, तो तमिल राइटर पेरुमल मुरुगन नोबल, तमिल राइटर हैं जिनका नाम है पेरुमल मुरुगन और उनकी नॉवल है पायरे। इसे सिलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ लॉन्ग लिस्ट किया गया है 2023 के लिए।
ठीक है। इनकी जो ओरिजिनल बुक थी वो तमिल भाषा में लिखी गई थी और उस बुक का टाइटल क्या था, पुकुली। और फिर इस तमिल बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जैसा कि मैंने बताया इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ उन नॉवल को दिया जाता है जो कि किसी दूसरे लैंग्वेज में लिखी जाती है और फिर इंग्लिश में उन्हें ट्रांसलेट किया जाता है। तो फिर इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया 2016 में, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम किसने किया है, अनिरुद्ध वसुदेवन के द्वारा जो है इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। और इस बुक को फिर जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। जो प्राइज़ मनी होगी वो ऑथर और ट्रांसलेटर के बीच में सेपरेट या डिवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पे मैं अब आपको बता दूं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि तमिल बुक को जो है वो नॉमिनेट किया गया है इस कैटेगरी के लिए, मतलब इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए। अगर लास्ट ईयर के बारे में बात करते तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, गीतांजलि श्री की जो पुस्तक थी रेत समाधि या टॉम ऑफ सेंट, उस पुस्तक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखनी है क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे दो और पर्सन्स के बारे में। एक है मैरी कॉम जो कि बॉक्सर है, और फरहान अख्तर जो कि एक एक्टर है। इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वीमेंस बॉक्सिंग के लिए। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लीजेंडरी बॉक्सर एमसी मैरी कॉम और एक्टर फरहान अख्तर को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आईबीए वीमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 के लिए। साथ ही साथ जो स्पॉन्सरशिप ली है वो महिंद्रा ने ली है। तो महिंद्रा ऑटोमोटिव जो है वो BFI या फिर आप कह सकते हैं जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो वर्ल्ड कप होना है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होनी है वीमेंस की, उसके लिए ये स्पॉन्सर भी है। ये जो चैंपियनशिप है ये मार्च 15 से लेकर 26 तक होनी है इंदिरा गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में, और तीसरी बार भारत जो है इस चैंपियनशिप को होस्ट कर रहा है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो अजय सिंह है। क्लियर। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर। अभी मैंने कल ही आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि LIC के 3 महीनों के लिए इंतरिम जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं, चेयरमैन चुने गए हैं, वो कौन चुने गए हैं, तो आपको मैंने बताया था सिद्धार्थ मोहंती को चुना गया था, ये बात आपको बताई थी। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ LIC के 2 नए मैनेजिंग डायरेक्टर को चुना गया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिसेंटली अप्रूवल दे दिया गया है और 2 मैनेजिंग डायरेक्टर या MD LIC ग्रुप को अपॉइंट किए गए हैं। कौन कौन है, एम जगन्नाथ जो है वो 13 मार्च से इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, और दूसरे हैं तबलेश पांडे जी का जो टेन्योर है वो 1 अप्रैल से शुरू होगा। ठीक है, तबलेश पांडे जी जो है वो BC पटनायक को रिप्लेस करेंगे एज अ MD। तो आपको ये कुछ अपॉइंटमेंट्स याद रखनी है। चलिए, अच्छा मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था कि सिलिकॉन वैली बैंक का कोलैप्स क्यों हुआ, किस तरीके से वो बैंक जो है बैंक रन हुआ। इसके अलावा सिल्वरगेट एंड सिग्नेचर बैंक जो कि USA के बैंक है उनमें कोलैप्स क्यों हुआ, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि कोलैप्स का कारण क्या है। ठीक है, किन वजहों से इन बैंक को बंद करना पड़ा सरकार को, अमेरिका की गवर्नमेंट को। तो आप उसे परचम वॉल्यूम 2 पे जाकर देख सकते हैं, उस वीडियो को आप परचम वॉल्यूम 2 पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिलिकॉन वैली बैंक है उसका CEO यहाँ पर अपॉइंट किया गया है टिम मियोपोलिस को। ये जो दिख रहा है ये टिम मियोपोलिस है, हैज़ बीन अपॉइंटेड द CEO ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक बाय द FDIC। अब ये FDIC क्या होता है, तो FDIC पहले मैं समझा देती हूँ। FDIC फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। बेसिकली जब कोई बैंक रन हो जाता है, मतलब कोई बैंक है उसके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं है कि वो अपने डिपॉजिटर को पैसा दे सके, तो उस केस में क्या होता है, बैंक रन हो जाता है बैंक। तो ऐसे केस के लिए FDIC का फॉर्मेशन 1933 में किया गया था, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये क्या करता है, तो जो बैंक डूब गया है, जो बैंक कोलैप्स हो गया है, उस बैंक के जितना भी डिपॉजिट हो और जितने भी उस बैंक के असेट हो उसे ये अपने कंट्रोल में ले लेता है, जिससे डिपॉजिटर को पैसा चुकाया जा सके। ठीक है, 1933 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। यूनाइटेड स्टेट फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है और फाउंडर जो है वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है। वॉशिंगटन DC में इसका हेड ऑफिस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिलिकॉन वैली बैंक अभी कोलैप्स हुआ है, इसके लिए FDIC के द्वारा एक नया बैंक बनाया गया है, नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लारा। ठीक है, ये बनाया गया है, सेंटा क्लारा बैंक बनाया गया है, जो कि असेट और डिपॉजिट को रेगुलेट करेगा सिलिकॉन वैली बैंक के, और फिर डिपॉजिटर को पैसा देगा। तो इसलिए यहाँ पे फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा टिम मायोपोलिस को जो है वो CEO अपॉइंट किया गया है सिलिकॉन वैली बैंक का। सिलिकॉन वैली बैंक का हेड ऑफिस आपको कैलिफोर्निया में मिल जाएगा। ठीक है, रोजर वी स्मिथ इसके फाउंडर है और 1983 में सिलिकॉन वैली बैंक का फॉर्मेशन हुआ था। सिलिकॉन वैली बैंक बेसिकली जो
स्टार्टअप कंपनी होती है, जो टेक स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, उनको लोन देने का काम, उनका डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का काम करता है, ठीक है, करता था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र के बारे में। तो रिसेंटली एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र कंक्लूड हुई है, ख़त्म हुई है। ये जो एक्सरसाइज है बेसिकली इंडिया और सिंगापुर के बीच की होने वाली एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, ठीक है। जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है और इस एक्सरसाइज का ये 13th नंबर का 13वें नंबर का संस्करण या एडिशन था। तो 13th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र कंक्लूडेड। 13वां एडिशन कंप्लीट हुआ है एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र का। ये एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच में कंक्लूड हुई है जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में। इतनी बातें ही एग्जाम में पूछेंगी, तो इस लाइन को आप याद रख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, DRDO सक्सेसफुली कंडक्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ पावर टेक ऑफ शाफ्ट ऑन LCA तेजस। अब ये क्या पिक्चर है, ये क्या कहानी है कि DRDO ने LCA तेजस पर पावर टेक ऑफ शाफ्ट का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। तो ये जो पावर टेक ऑफ शाफ्ट है या जिसको PTO यूज किया जा रहा है, ये वर्ड बार बार यूज होगा, PTO मतलब पावर टेक ऑफ शाफ्ट, ठीक है। पावर टेक ऑफ शाफ्ट ये बेसिकली है क्या, जिसका उपयोग आपने तेजस में किया है और सक्सेसफुली फ्लाइट को कंडक्ट किया, टेस्ट किया DRDO के द्वारा। कहाँ पर? बेंगलुरु में, ठीक है। तो ये पिक्चर है क्या, ज़रा इसको समझते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है यही आपका PTO है, मतलब पावर टेक ऑफ शाफ्ट है। मतलब आप लोग ने जो खेती से रिलेटेड लोग होंगे, फार्मिंग करते होंगे, तो लोगों ने ट्रैक्टर वगैरह अगर चलाया होगा तो ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह में भी पावर टेक ऑफ शाफ्ट का यूज़ होता है। अब यहाँ पे पहली बार एयरक्राफ्ट में इसका यूज़ किया जा रहा है। बेसिकली एक लाइट वेट हाई स्पीड लुब्रिकेंट फ्री PTO है ये। इसके ज़रिए इंजन से जो बाकी एयरक्राफ्ट के एसेसरीज़ हैं और गियर बॉक्स है उन तक आप हाई पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, और अगर कुछ मिस अलाइन होता है ड्राइव के समय तो उसे भी ये रेगुलेट कर सकता है। क्लियर हो रहा है? तो लाइट वेट हाई स्पीड लुब्रिकेंट फ्री PTO शाफ्ट ट्रांसमिट हाई पावर बिटवीन एयरक्राफ्ट इंजन, गियर बॉक्स एंड एयरक्राफ्ट माउंटेड एसेसरी, ठीक है। तो ये काम ये शाफ्ट करता है। तो इसका उपयोग तेजस में किया गया, बेंगलुरु में इसकी टेस्टिंग की गई। इस शाफ्ट को इंडिजीनियसली मतलब पूरी तरीके से भारत में ही इसे मैन्युफैक्चर किया है, डिज़ाइन एंड डेवलप किया है। डिज़ाइन एंड डेवलप करने का काम कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेबलाइजमेंट चेन्नई के द्वारा इसे डेवलप एंड डिज़ाइन करने का काम किया है। आइए अब हम बात करते हैं LCA मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत 1984 में की गई थी और इसका उद्देश्य था कि जो हम MiG-21 फाइटर प्लेन यूज़ करते हैं उन्हें हम रिप्लेस करें। जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इसे डिज़ाइन करने का काम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी कर रही थी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इसका मैन्युफैक्चर करने की जिम्मेदारी HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की थी, ठीक है। इसी LCA प्रोग्राम के अंतर्गत हम किसे बना रहे हैं? तेजस को बना रहे हैं। तेजस जो है वो स्मॉलेस्ट और एक लाइटेस्ट एयरक्राफ्ट है जो कि एयर टू एयर, एयर टू सरफेस गाइडेड वेपन कैरी मिसाइल अपना एयरक्राफ्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक और डील के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अकुश मीट, AUKUS मीट मतलब ऑस्ट्रेलिया, UK और USA, तीन देशों ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और USA मतलब तीन देशों के द्वारा बेसिकली एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की गई है इंडिया पैसिफिक रीजन में। बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की पावर को काउंटर करने के लिए इस ग्रुप का फॉर्मेशन किया गया जिसमें ऑस्ट्रेलिया, UK और USA हैं। इन तीनों देशों के बीच की मीटिंग रिसेंटली कंडक्ट हुई है और इस तीनों देशों की मीटिंग के बीच में फाइनली यहाँ पर एक डील फाइनल हुई है जिसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया जो है वो 5 वर्जीनिया क्लास सबमरीन को खरीदेगा एज अ पार्ट ऑफ दिस डील, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे फाइनली लगभग 18 महीनों से लगभग 1.5-2 साल से जो है वो नेगोशिएशन चल रहा था और फाइनली ये डील फाइनल हो गई है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबमरीन को परचेज करेगा और जिसके बाद चाइना की पावर को कंट्रोल किया जा सके इंडिया पैसिफिक रीजन में। क्लियर हो गई इतनी चीजें? Under the defense deal, America and Britain will help Australia deploy nuclear-powered submarine in the Pacific region.
क्लियर है। तो न्यूक्लियर पावर सबमरीन को पैसिफिक रीजन में डिप्लॉय करने का काम किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ अमेरिका एंड ब्रिटेन, और ऑस्ट्रेलिया भी फिर इस क्लब को ज्वाइन कर लेगा जिन देशों के पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। तो न्यूक्लियर पावर सबमरीन आप देखेंगे इंडिया के पास है, यूके, यूएसए, रशिया, चाइना और फ्रांस। अब ऑस्ट्रेलिया भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, इस जो आपका ये जो ट्रीटी हुआ है, जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन को परचेस किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, इसका नाम है SSN AUKUS। तो इसको भी आपको याद रखना है। 3 कंट्रीज के बीच की बेसिकली ये पार्टनरशिप है। नेक्स्ट बात करेंगे, एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है, और 19 मार्च से इसे विजिटर के लिए ओपन किया जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर एशिया लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन सेट टू ओपन फॉर पब्लिक ऑन March 19 इन श्रीनगर। आइए पूरी न्यूज़ को हम थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन जो है एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है, कश्मीर में है, जिसे पब्लिक के लिए 19 मार्च से ओपन किया जाएगा। बेसिकली ये जो गार्डन है वो डल लेक और जबरबन हिल के बीच में फैला हुआ है। लगभग 52 हेक्टेयर ज़मीन में फैला हुआ है, जहाँ पे 15 लाख से ज़्यादा ट्यूलिप्स यहाँ पर हैं। इससे पहले सिराज बाग के नाम से भी जाना जाता था, और इसकी जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 2008 में रखा गया था, और उस समय के जब चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद थे। चलिए अगली न्यूज़ को हम समझते हैं, लेकिन समझने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन आपको पता होगा, ट्रेन का रिजर्वेशन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं। सरकारी जो नौकरियाँ होती हैं उसमें आपने देखा होगा रिजर्वेशन होता है OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए, महिलाओं के लिए, EWS के लिए 10%। ये बातें आपने सुनी होंगी। अब रिजर्वेशन जो है वो 2 प्रकार से दिया जाता है। एक होता है आपका वर्टिकल रिजर्वेशन, और दूसरा होता है आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो चर्चा हो रही है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के ऊपर हो रही है। तो बहुत से बच्चों को यहाँ पे डाउट आएगा कि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है, वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है। हम तो केवल रिजर्वेशन ही जानते हैं कि अगर आप कोई फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, तो 27% OBC को रिजर्वेशन देंगे, 10% EWS को देंगे। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है, पहले इसको समझते हैं, फिर हम वापस न्यूज़ पर आएंगे। वर्टिकल रिजर्वेशन मतलब नॉर्मल रिजर्वेशन जो दिया जाता है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस को जो आप रिजर्वेशन देते हैं उसे हम वर्टिकल रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है? तो जब हम इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं कि हर सेक्टर में महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो इसी जो वर्टिकल रिजर्वेशन दिया है ना आपने, उसी में से ही कट कर कर हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देते हैं। मान लेते हैं कि कोई वैकेंसी निकली है और वैकेंसी में शेड्यूल कास्ट के लिए 50 सीट रिजर्व है। तो 50 सीट रिजर्व है तो हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे कि 25 सीट जो है वो महिलाओं के लिए होंगी। इन 50 वैकेंसी में से 25 सीट जो होंगी वो महिलाओं के लिए होंगी। इसे आप क्या बोलोगे, आप इसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बोलोगे, जो कि आपने कट किया है वर्टिकल रिजर्वेशन से ही इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए। बात समझ में आ रही है? आइए थोड़ा और समझते हैं। इट रिफर टू द इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड टू अदर कैटेगरी ऑफ बेनिफिशरीज सच एज द वीमेन, वेटरनर, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, कोई डिसेबल पर्सन है, उन्हें वर्टिकल कैटेगरी से ही कट करके जो है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ वीमेन है 50% हॉरिजॉन्टल कोटा, महिलाओं के पास 50% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी कैटेगरी में जितनी वैकेंसी आउट होंगी उनमें से 50% सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व होगी, और ये आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहलाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को अप्रूव किया गया है फॉर स्टेटहुड एक्टिविस्ट इन द स्टेट गवर्नमेंट जॉब। तो जो सरकारी नौकरियां राज्य सरकार की निकलती हैं, उन राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने 10% रिजर्वेशन देने की बात कही है स्टेटहुड एक्टिविस्ट के लिए। एक्चुअली जो एक्टिविस्ट, जो कार्यकर्ता लगे हुए थे और उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, काफ़ी मदद की 2000 में उत्तराखंड नए राज्य के फॉर्मेशन के लिए, तो ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे एक्टिविस्ट को कोई भी लाभ नहीं हुआ। तो उन कार्यकर्ताओं को या उनके बच्चों को बेसिकली ये रिजर्वेशन देने के लिए यहाँ पर कैबिनेट की एक मीटिंग हुई थी, और उस कैबिनेट की मीटिंग को चेयर कौन कर रहे थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ पर इस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया गया है कि 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट जॉब में दिया जाएगा स्टेटहुड एक्टिविस्ट के लिए।
क्लियर है। इसके अलावा इस कैबिनेट की मीटिंग में जो एमएलए एरिया डेवलपमेंट फंड एमएलए या विधायकों को दिया जाता है अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए, उस फंड को भी बढ़ा दिया है। पहले ये फंड 3.75 करोड़ था, इसे बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया है। ये बात भी यहाँ पे कही गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अलावा जो महिला मंगल दल जो कि वीमेंस का एक ग्रुप था जो कि स्पोर्ट की कोचिंग प्रोवाइड करने का काम करता था, उनके लिए जो फंडिंग दी जाती थी उस फंड को भी बढ़ा दिया गया है। पहले फंडिंग 25 लाख थी, उसको बढ़ा करके 40 लाख कर दिया है। इसके अलावा नई सोलर एनर्जी पॉलिसी जो है वो उत्तराखंड राज्य ने अप्रूव की है, ठीक है। और उत्तराखंड कैबिनेट के द्वारा नई सोलर एनर्जी पॉलिसी को अप्रूव किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे अथॉरिटी ऑन लैंड एक्विजिशन, रिहैब एंड द रीसेटलमेंट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक अथॉरिटी जो है वो बनाई जाएगी, सेट की जाएगी, जो कि लैंड एक्विजिशन के मामले होते हैं या रिहैब के मामले होते हैं, उनको टेक केयर करने के लिए। उत्तराखंड के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगी, आप पढ़ सकते हैं। गवर्नर गुरमीत सिंह है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया का पहला बिहेवियर लैब सेटअप किया गया है जयपुर में। अब ये बिहेवियर लैब क्या होता है, आइए इसके बारे में पूरी जानकारी हम इकट्ठा करते हैं। तो राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली अप्रूवल दिया गया है टू सेटिंग अप इंडिया फर्स्ट बिहेवियर लैब एट जयपुर। तो हरीश चंद्र माथुर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जयपुर में जो है भारत की पहली बिहेवियर लैब को सेटअप किया जाएगा, जो कि लगभग 2600 स्क्वायर फीट के एरिया में इसको तैयार किया जाएगा और इसको मैनेज करने का काम IIM उदयपुर करेंगे, ठीक है। तो IIM उदयपुर की जो फैकल्टी है वो भी यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकती है। PhD लेवल के प्रोग्राम यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे और इसके ज़रिए नई नई जो टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, उनके मदद से आप ह्यूमन बिहेवियर पे रिसर्च कर सकते हैं, ह्यूमन बिहेवियर पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके लिए ये बेसिकली लैब बनाई गई है राजस्थान के जयपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं BIS क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। लॉन्च लर्निंग साइंस बाय स्टैंडर्ड इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट। तो लर्निंग साइंस बाय स्टैंडर्ड इस इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया है, BIS के द्वारा किया गया है। किसके लिए किया है, स्टूडेंट्स के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। बेसिकली हम जब साइंस पढ़ते हैं तो साइंस को हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल की भी ज़रूरत होती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, आपको कुछ ऐसे प्रयोगशाला में, आपकी लेबोरेटरी में कुछ ऐसे इक्विपमेंट की भी ज़रूरत है जिससे आप जो आपने पढ़ा है, जो आपने सीखा है, आप उनको टेस्ट भी कर सकें, राइट ना। तभी तो आप चीज़ों को अच्छी तरीके से लर्न कर पाएंगे। इसलिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा लर्निंग साइंस बाय स्टैंडर्ड सीरीज की शुरुआत की गई है फॉर स्टूडेंट टू एम यूज ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड लॉ। इन कॉन्सेप्ट को, प्रिंसिपल को, लॉ जो आपने पढ़े हैं उनको बेटर तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के जरिए, ठीक है। अब जो आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है बेसिकली एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस मिल जाएगा। 1986 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और प्रमोद कुमार तिवारी डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट बात करते हैं अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग दोनों ने मिलकर कुछ समय पहले अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत की थी। इस अटल टिंकरिंग लैब का मकसद था यंग माइंड्स को प्रमोट करना, यंग माइंड्स को प्रमोट करना इसका उद्देश्य था। अब यही जो आपने यंग माइंड कॉन्सेप्ट लेकर आए हो, आप यूथ को, बच्चों को इनोवेशन की तरफ लेकर जाना चाहते हो, तो इसी सेक्टर में और अच्छा आप काम कर सको, इसलिए यहाँ पे नया पोर्टल जो है अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है ATL सारथी, अटल सारथी आप इसे बोल सकते हैं। तो अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च अटल सारथी। तो नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा अटल सारथी की शुरुआत की गई है टू स्ट्रेंथ अप इकोसिस्टम ऑफ अटल टिंकरिंग लैब, ठीक है, जिससे और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन पावर बढ़ाई जा सके यंग माइंड में, ठीक है। और ये बात मिशन डायरेक्टर जो है अटल इनोवेशन मिशन के डॉक्टर चिंतन वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अशोक लेलैंड, अनाउंस एन ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन। यहाँ पे देखिएगा तमिलनाडु में
अशोक लेलैंड के द्वारा एक नई प्रोडक्शन लाइन की शुरुआत की गई है जिसमें ट्रक वगैरह के इंजन को मैन्युफैक्चर करने का काम करेगा। और ये जो सारी की सारी प्रोडक्शन लाइन या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी उसमें सारे जो वर्कर्स होंगी वो कौन होंगी, महिलाएं होंगी। वीमेन एम्पावरमेंट के लिए इस पहल की शुरुआत अशोक लेलैंड के द्वारा की गई है। सो अशोक लेलैंड अनवील ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन एट तमिलनाडु प्लांट। तो तमिलनाडु प्लांट में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो शुरू की गई है वीमेन एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है ना, वीमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए। बेसिकली अशोक लेलैंड जो है वो फ्लैगशिप कंपनी है हिंदुजा ग्रुप की, हैज सेट अप द न्यू लाइन विद 80 वीमेन एम्प्लॉय, और जिसकी फिलॉसफी है कोई मंजिल दूर नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, मैं वॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में ये सब जानकारी आपको पहले कई बार वीडियो में दे चुकी हूँ, इसलिए आप इस इमेज के ज़रिए समझने की कोशिश कर लीजिएगा कि वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं। फाइनली मैं न्यूज़ पर आती हूँ कि RBI हैज़ अलाउ बैंक फ्रॉम 18 कंट्री टू ट्रेड इन रुपीज़। तो यहाँ पर RBI चाहती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है कि जो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, जो हम ट्रेडिंग करते हैं, वो इंडियन रुपीज़ में करें, जिससे हमारी जो डिपेंडेंसी है डॉलर पे वो हम कम कर सकें। इसलिए हमने रशिया को भी परमिशन दी थी कि रशिया के साथ जो हम ऑयल का ट्रेड कर रहे थे वो हम वॉस्ट्रो अकाउंट की मदद से या इंडियन रुपी की मदद से कर रहे थे। तो यहाँ पे फाइनली RBI ने 18 देशों को परमिशन दे दी है कि वो वॉस्ट्रो अकाउंट को सेटअप कर सकते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड हम रुपीज़ में करेंगे। वो 18 कंट्री कौन कौन सी हैं? तो 18 कंट्री है बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, ग्वाना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रशिया के साथ ऑलरेडी हम ट्रेड कर रहे हैं, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा एंड यूके। क्लियर है इतनी चीज़ें? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर CCI मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल कर दिया है कि रिलायंस ग्रुप जो है वो मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया को एक्वायर कर ले। तो यहाँ पर 2,850 करोड़ रुपए की डील हुई है और भारत में जो जर्मन फर्म है मेट्रो, उसकी जो ब्रांच है उसको यहाँ पे एक्वायर करने का काम रिलायंस ने किया है। अभी जो मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया है, तो मतलब मेट्रो की शुरुआत भारत में, मैं मेट्रो वो चलने वाली ट्रेन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक होलसेल एंड रिटेलर कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ जिनके बड़े बड़े मॉल होते हैं और आप वहाँ पे जाते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, है ना। तो इन्होंने ही कैश एंड कैरी मॉडल की शुरुआत भारत में की थी। तो आज जो आप बिग बाज़ार देखते हैं या फॉर्च्यून ग्रुप देखते हैं, है ना, तो ये जो कैश एंड कैरी मॉडल आप देखते हैं, तो कैश एंड कैरी मॉडल को इंट्रोड्यूस करने के बाद मेट्रो ने ही की थी और मेट्रो का ऑपरेशन भारत में 2003 में शुरू हुआ था। तो इसे एक्वायर करने का काम कौन कर रहा है? इसे एक्विजिशन करने का काम रिलायंस ग्रुप कर रहा है। चलिए अब देखो ना, यूएस से बड़ा टंच है। टंच कैसे है? जैसे ही इसने देखा यार चाइना की पावर बहुत बढ़ रही है तो हमें चाइना की पावर को रेगुलेट करना चाहिए। तो चाइना की पावर को रेगुलेट करने के लिए इसने देखो आपका अकुश बना लिया था, है ना। फिर यहाँ पर आपको न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया को दे रहा है ये। साथ ही साथ अब क्या कहता है कि जो मैकमोहन लाइन है ना, हम उसको मान्यता देते हैं और हम मानते हैं कि मैकमोहन लाइन सही है और मैकमोहन ही एक इंटरनेशनल बाउंड्री है इंडिया और चाइना के बीच में। अब भाई साहब तुम कौन होते हो? हम तो पहले से ही मानते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री है, मैकमोहन लाइन है, भले चाइना माने या ना माने, हम तो पहले से ही मानते हैं कि मैकमोहन लाइन एक इंटरनेशनल बाउंड्री है इंडिया और चाइना के बीच में। तो यहाँ पर देखिएगा न्यूज़ ये है, USA recognize मैकमोहन लाइन एज अ इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड अरुणाचल प्रदेश मतलब इंडिया। अमेरिका मैकमोहन रेखा को चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता प्रदान कर रहा है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, तुमने कर दी, लेकिन हम तो पहले से ही मानते थे। आइए पूरी कहानी को थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अभी रिसेंटली USA की जो सीनेट है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया और रेजोल्यूशन को पास करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश एक इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का और जो मैकमोहन लाइन है वो इंटरनेशनल बाउंड्री है इंडिया और चाइना के बीच में और हम उसको मान्यता प्रदान करते हैं। बेसिकली जो मैकमोहन लाइन है जो कि एक इंटरनेशनल बाउंड्री है इंडिया और चाइना के बीच में, इसको इंट्रोड्यूस करने का काम सर हेनरी मैकमोहन ने किया था, इसलिए इसका नाम मैकमोहन लाइन हम देखते हैं। ये जो मैकमोहन लाइन है बेसिकली ये 890 किलोमीटर की है और शिमला ट्रीटी साइन की गई थी 1914 में। उसी शिमला ट्रीटी के अंतर्गत 1914 में ये मैकमोहन लाइन जो है उसे इंडिया और तिब्बत के बीच में, उस समय चाइना मतलब तिब्बत हुआ करता था, चाइना का हिस्सा तिब्बत नहीं था, तो तिब्बत और भारत के बीच में ये लाइन बनी थी। ठीक है ना, तिब्बत और भारत के बीच में ये इंटरनेशनल लाइन तैयार की गई थी 1914 में अंडर द शिमला ट्रीटी।
ठीक है। इस एग्रीमेंट पे चाइना शामिल नहीं था क्योंकि चाइना उस समय मतलब तिब्बत जो था उस समय एक इंडिपेंडेंट रीजन था, तिब्बत जो था वो चाइना का हिस्सा नहीं था। ठीक है, तो चाइना कहता है कि तिब्बत 1950 से क्या है, तिब्बत जो है वो चाइना का हिस्सा है। तो चाइना कहता है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ था वो हमारे साथ नहीं हुआ था, तिब्बत के साथ हुआ था, और तिब्बत तो आज चाइना का हिस्सा है। तो अगर तिब्बत कोई ट्रिटी साइन करता है तो उसमें चाइना की परमिशन ज़रूरी है, इसलिए हम इस ट्रिटी को, ये जो एग्रीमेंट हुआ था, हम उसे नहीं मानते, हम मैकमोहन लाइन को नहीं मानते। अकॉर्डिंग टू द शिमला ट्रिटी, ये जो मैकमोहन लाइन बनी थी उसके अकॉर्डिंगली जो तवांग एरिया है अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, और तिब्बत ने इस बात को अप्रूव किया था, लेकिन आज के समय में चाइना उसे अपना हिस्सा बताता है। क्लियर? चलिए अब अंत में 2 शॉर्ट न्यूज़ हम देखते हैं। कुछ समय मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले कि ओपन एआई के द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया गया था जिसका नाम था GPT। अब यहाँ पे इसका एडवांस वर्जन GPT-4 लॉन्च किया गया है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है, मोर क्रिएटिव है और मोर एक्यूरेट बताया जा रहा है रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ओपन एआई के द्वारा GPT-4 मॉडल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे बिमचू फेस्टिवल के बारे में। बेसिकली बिमचू फेस्टिवल जो है वेस्ट सिक्किम में मनाया जाता है। तो बिमचू फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन द ताशीदिंग मॉनेस्ट्री लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। तो सिक्किम में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है ये। ठीक है, ये हेडलाइंस है जो आज हमने न्यूज़ डिस्कस की है ना, उनको आप यहाँ से शॉर्ट में पढ़ सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करने में कोई समस्या आ रही है तो प्ले स्टोर में जाइएगा और प्ले स्टोर पे जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से भी PDF आपको मिल जाएगी। अंत में बात करते हैं कुछ रिवीजन क्वेश्चन के बारे में। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सेकेंड एडिशन वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 3 से लेकर 5 नवंबर तक। तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा? नई दिल्ली में आयोजन होगा। ऑप्शन बी। Which of the following metro become the first to accept digital currency for parking? तो डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करने वाला पार्किंग के लिए पहला मेट्रो कौन सा बन गया है? कोची मेट्रो। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन, जो कि एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है, उसको 19 मार्च से पब्लिक के लिए ओपन किया जा रहा है। कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रेशम कीट बीमा स्कीम लॉन्च करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा है सेरिकल्चर के लिए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन उत्तराखंड डी। सुमंत कथपालिया हैज़ बीन अपॉइंटेड MD and CEO ऑफ विच बैंक? तो किस बैंक के MD and CEO बनाया गया है इन्हें? तो आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा रिसेंटली INS सिंधु कीर्ति को वापस से रिफिट करने के लिए 934 करोड़ रुपए की डील किसके साथ साइन की है? तो ये डील HSL मतलब हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम के साथ साइन हुई है। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द ब्रोंज मेडल एट ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2023 दोहा कतर। तो ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा था? दोहा कतर में हो रहा था, और इसमें ब्रोंज मेडल किसने जीता है? पृथ्वीराज तोंडीमान ने जीता है। तो पृथ्वीराज तोंडीमान का नाम आपको याद रखना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Recently, which edition of the multilateral exercise La Pérouse was held in a Indian Ocean region? तो बेसिकली फ्रांस की नेवी के द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है और ये इसका 3rd एडिशन था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। यहाँ पे बोला जा रहा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द CEO ऑफ टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है रिसेंटली? 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।